हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एडू इंडिया बाई रोहित यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 3। लेकिन महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 3 को प्रारंभ करने से पहले हम जो महत्वपूर्ण पार्ट 1 और पार्ट 2 इनको दोनों को पहले रिवाइज करेंगे और इसके बाद एक कंप्लीट वीडियो है और उसके बाद आज हम सारे जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। और पहले इनको भाग पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी अनुच्छेद मैंने पढ़ाए थे इनको सभी को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पढ़ा था कि भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक जो भी पढ़ाया था कि अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। और अनुच्छेद 2 में कि नए राज्यों का निर्माण, स्थापना एवं इसके बारे में बताया था कि जो भारत के बाह्य क्षेत्र होते हैं उनके बारे में मैंने बताया था कि ये अनुच्छेद 2 में इसके बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 3 में नाम, क्षेत्र एवं निर्माण, जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था तो उस प्रकार के जो राज्य अलग होते हैं और नए राज्यों का निर्माण होता है उनमें उनके नाम भी बदले जा सकते हैं, उनके क्षेत्र के बारे में बताया जाता है और निर्माण के बारे में, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बताया था मैंने। और इन दोनों की शक्तियाँ जो हैं वो संसद के पास हैं। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के प्रावधानों का वर्णन के बारे में बताया कि इन दोनों को किस प्रकार से प्रयोग करना है, ठीक है। और भाग 2 के बारे में 5 से 11 तक नागरिकता चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक। और भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकारों में यदि मैं आपसे पूछूं कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है तो आपका उत्तर होना चाहिए भाग 3। और अगर पूछा जाए कि किसके लिए तो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। और भाग 4 में 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है और जो कि मूल संविधान का भाग नहीं थे, ठीक। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और एक समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिसकी सिफारिश पर इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, 54, 61, 72, 85, 123, 143 ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं और इनसे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया था। अनुच्छेद 53 में शक्ति एवं कार्य और अनुच्छेद 54 में निर्वाचन के बारे में कि इनको किस प्रकार से निर्वाचित किया जाता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में, प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और प्रथम बार जो महाभियोग था वो 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी एक व्यक्ति थे, जस्टिस वी रामास्वामी जो न्यायाधीश थे उन पर लगाया गया था पहली बार, ठीक है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान संबंधी शक्ति राष्ट्रपति जी को दी गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 85 में लोकसभा के विघटन के बारे में राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। जब लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो प्रधानमंत्री जी की सलाह पर राष्ट्रपति जी लोकसभा को विघटित कर देते हैं और दोबारा लोकसभा का चुनाव होता है, फिर प्रधानमंत्री को चुना जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी किया जाता है। जब संसद की बैठकें नहीं होती हैं तो अध्यादेश लाया जाता है और राष्ट्रपति जी अकेले ही कानून बना लेते हैं। और जब संसद के सदन चलते हैं तो बाद में जो है मतलब इसकी सिफारिश की जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति जी हैं हमारे सलाह ले सकते हैं लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं और जितने ऊपर बताए हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इनसे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो जैसे कि मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके बारे में मैं डीपली आपको बता चुका हूँ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। और आगे बढ़ते हुए जैसे कि उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 64
राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही मिलता है, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है। ठीक है। और जैसे राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, इन सबको भाग 5 में रखा गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री जी के बारे में जैसे कि अनुच्छेद 74 में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि कैबिनेट मंत्री हुए, उप मंत्री हुए, जितने भी आते हैं सभी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंदर आते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री जो हैं वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो प्रमुख होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद संसद के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि संसद के अंतर्गत ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और 81, इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, सरला। ठीक है। जैसे सा, ला और ला। ठीक है। जैसे सा से संसद, अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है, कंप्लीट संसद। और 80 में राज्यसभा के बारे में, और 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 100, लोकसभा जब लोकसभा में किसी भी बात पर जैसे कि मत बराबर हो जाते हैं, 50-50 हो जाते हैं। ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो निर्णायक मत देते हैं, और जिस तरफ उनका मत होता है वही जीत जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 105 में संसद को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, संसद को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो संयुक्त अधिवेशन की शक्ति है। ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जी संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 110 में अगर पढ़ लें तो धन विधेयक के बारे में बताया गया है। धन विधेयक के बारे में लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, और धन विधेयक है या नहीं इसका जो है निर्णय हमेशा लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में प्रावधान किया गया था, और वार्षिक वित्तीय लेन देन के बारे में संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। ठीक। बजट को वित्त मंत्री जी जो होते हैं वो लोकसभा में मतलब पेश करते हैं। ठीक है। संसद में पेश करते हैं। और 116 के अंतर्गत लेखा अनुदान के बारे में बताया गया है। जो खर्चे बजट में शामिल नहीं होते हैं उनको एक अलग बिल के रूप में पास कराकर जो है पारित कराया जाता है, और उसे लोग लेखा अनुदान कहते हैं। अनुच्छेद 116 के अंतर्गत। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है वित्त विधेयक। ठीक है। वित्त विधेयक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। और आगे पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट SC। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा। सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। हमारे जैसे न्यायपालिका है, न्यायपालिका हमारे केंद्र में जो होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है। यही सारे जितने भी राज्य स्तर पर जितने भी विवाद होते हैं उनका जो निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। जैसे 2 राज्यों के विवाद हो जाए तो उसका निपटारा जैसे सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जैसे अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मूल अधिकार जो होते हैं, इसके मूल आरंभिक अधिकार जो होते हैं, इसका क्षेत्राधिकार होता है, उसके बारे में अनुच्छेद 131 में बताया गया है। और 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है। जो कि केंद्र में है, और राज्य के जो होते हैं वो राज्य हाई कोर्ट होते हैं। उच्च न्यायालय कहा जाता है जो राज्य के होते हैं, और जो केंद्र में है हमारे वो से सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन यानी रिव्यू सिस्टम है। ठीक है। मतलब न्यायिक जांच करता है किसी भी विधेयक की। यदि सुप्रीम कोर्ट के जैसे कि संविधान है, संविधान के अनुरूप यदि कोई विधेयक संविधान के अनुरूप नहीं होता है तो न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत अनुच्छेद 137 के द्वारा उसकी जांच की जाती है, और यदि संविधान के अनुरूप नहीं होता है तो उसे खारिज कर दिया जाता है। और यदि होता है यदि मतलब संविधान के अनुरूप होता है तो उसे पास कर दिया जाता है, और नहीं होता है तो उसे खारिज कर दिया जाता है। ठीक है।
और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है राष्ट्रपति जी को सलाह का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ठीक। लेकिन राष्ट्रपति जी मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए जैसे कि महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी का जो है वो जो महान्यायवादी को नियुक्त जो है राष्ट्रपति जी करते हैं। और कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, जिसे कहते हैं नियंत्रक कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक है। जैसे कि अनुच्छेद 76 है, ठीक है। अनुच्छेद 176 के अंतर्गत महान्यायवादी जो कि कानूनी सलाहकार होते हैं, कानूनी हमारे जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के ये सलाहकार होते हैं, ठीक। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ही धारण कर सकते हैं। और अनुच्छेद 148 के अंतर्गत कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, तो महालेखा परीक्षक होते हैं, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसे हिंदी में कहा जाता है। और ये पूरी सरकार का जो आय व्यय का खर्चा होता है उसके बारे में अगर केंद्र की रिपोर्ट होती है उसे केंद्र को दिया जाता है, केंद्र सरकार को। और राज्य सरकार की रिपोर्ट को राज्य सरकार को ये सौंपते हैं, ठीक है। और ये जो जितने भी घोटाले उजागर होते हैं वो हमारे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने पहले भी पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जैसे कि राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। राज्यपाल जो होते हैं, जैसे कि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति जी होते हैं, केंद्र के अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति जी, तो राष्ट्रपति जी केंद्र में संवैधानिक प्रमुख होते हैं, कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख केंद्र में होते हैं राष्ट्रपति जी। और यदि राज्य में देखा जाए तो राज्यपाल जो होते हैं राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, ठीक है। और केंद्र में राष्ट्रपति जी। इसी प्रकार अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक शक्तियों का मालिक कहा जाता है। जैसे कि वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं कार्यपालिका की, उसे केंद्र में प्रधानमंत्री प्रयोग करते हैं। और राज्य में अगर देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री होते हैं हमारे मुख्यमंत्री वास्तविक शक्तियों को प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, 154, 155, 161, ठीक है। ये सभी राज्यपाल से रिलेटेड अनुच्छेद हैं और सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये यहाँ से राज्य की बारे में चल रहा है, इसलिए इसे भाग 6 के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। और जो जितने भी जैसे कि महान्यायवादी कहे हुए सुप्रीम कोर्ट, ये सभी भाग 5 के अंतर्गत इनको पढ़ते हैं, ठीक। और अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा और 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल का पद के बारे में अनुच्छेद 153 में कहा गया है, ठीक। और 154 में जो राज्यपाल होते हैं राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल की क्या शक्तियाँ होंगी, ठीक। और 155 में उनके निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि इनका निर्वाचन किस प्रकार से होगा, ठीक। और इसके आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 161 में जो जैसे कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, अनुच्छेद जो 72 है उसके अंतर्गत केंद्र में राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत जो राज्यपाल होते हैं, हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, ठीक है। और इस प्रकार जो है अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। केवल मृत्युदंड की जो सजा होती है उसको राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकते, ठीक। एवं सेना न्यायालय जो होते हैं, जैसे कि आर्मी होती है, आर्मी के जो सेना न्यायालय होते हैं उनके द्वारा जो फैसला लिया जाता है और उनके दंड को माफ़ नहीं करते हैं। एवं मृत्युदंड अगर फैसला सुनाया जाता है तो मृत्युदंड के जो उसको भी माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा यही डिफरेंस है राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब पढ़ते हैं राज्य की मंत्रिपरिषद है, ठीक है। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, 165, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 163 में कहा गया कि राज्य की एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। और जो जैसे कि
अनुच्छेद 163 में कहा गया कि राज्य की एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। और 164 में कहा गया कि जो राज्य मंत्रिपरिषद होगी उसके जो मुखिया होंगे वो मुख्यमंत्री जी होंगे, ठीक है, जैसे कि वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। आगे अनुच्छेद 165 में पढ़ते हैं कि महाधिवक्ता, जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी जी होते हैं और उसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है। ये महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, ठीक है। राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं महाधिवक्ता, ठीक। अनुच्छेद 165 में इनके पद के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद ये भाग 6 में है और भाग 6 के बारे में, ये सब भाग 6 के ही बारे में पढ़ रहे हैं। राज्यपाल के बारे में और मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, जो राज्य की मंत्रिपरिषद है, एवं राज्य विधानमंडल के बारे में भाग 6 में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे कि अनुच्छेद 168, 169, 170 और 171। अनुच्छेद 168 में कहा गया कि राज्य का एक, जैसे कि केंद्र में संसद है, ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है और के संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, उसी प्रकार से जो राज्य होता है, राज्य में एक विधानमंडल होता है, विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधान परिषद और एवं विधानसभा, ठीक है। विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा एवं विधान परिषद। जिस प्रकार से केंद्र में जो संसद है उसका निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। इसी प्रकार से जो राज्य है, राज्य में विधानमंडल का उच्च सदन होता है विधान परिषद एवं निम्न सदन होता है विधानसभा, ठीक है। और मतलब दोनों के अगर देखा जाए तो केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल, दोनों को ही एक प्रकार से ही बांट सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा शक्तियों में डिफरेंस रहता है। अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि जो राज्य विधान परिषद को रखना चाहे रख सकता है एवं इसकी समाप्ति के बारे में भी 169 अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक है। जैसे कि जो राज्य होते हैं वो रखना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ राज्य होते हैं नहीं रखना चाहते हैं। तो वर्तमान में 6 ही राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, ठीक है। और अनुच्छेद 170 एवं 71 विधानसभा की संरचना, विधानसभा के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं हाई कोर्ट, एससी हाई कोर्ट, ठीक है, इसे कहते हैं उच्च न्यायालय, ठीक है। वर्तमान में एक नोट पढ़ लेते हैं, यह है नोट में कहा गया कि वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, और सबसे नवीनतम जो है वो की अमरावती हाई कोर्ट है, ठीक है। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत पढ़ते हैं 16 और 231, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। और 216 में कहा गया कि इसके गठन के बारे में कि किस प्रकार से जो हाई कोर्ट होते हैं इनका गठन होता है, ठीक। और अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था, जैसे कि अगर वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य हैं, ठीक, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। जब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और वर्तमान में हाईकोर्ट की संख्या केवल 25 है, तो जो जैसे कि छोटे छोटे राज्य होते हैं, जैसे कि गोवा हो गया, सिक्किम हो गया और बहुत से छोटे राज्य, तो उनको जो है दूसरे हाईकोर्ट के अंतर्गत उनके कार्यभार को सौंप दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि गोवा है, गोवा को जो महाराष्ट्र में जो हाई कोर्ट है महाराष्ट्र राज्य के अंदर, उसके अंदर मुंबई हाई कोर्ट जो है उसके अंतर्गत रखा गया है। उसी प्रकार से बहुत से मतलब ऐसे राज्य हैं जिनको 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसे अनुच्छेद 231 के अंतर्गत पढ़ा जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, केंद्र राज्य के संबंध के बारे में कि केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार से संबंध है, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अनुच्छेद 249 में कहा गया कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र का कानून, अब ये किस प्रकार से हुआ, जैसे कि
कोई सूची के यदि किसी भी विषय पर राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व अगर घोषित कर दिया जाए कि राज्य सूची का कोई भी विषय है उसको राष्ट्रीय महत्व का अगर घोषित कर दिया गया है तो उस पर केंद्र भी कानून बना सकती है। इसे अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। ठीक। और अनुच्छेद 262 के अंतर्गत जैसे कि नदी जल विवाद हुआ, इसे नदियों के बारे में बहुत ही राज्यों में विवाद रहता है, तो इस प्रकार अनुच्छेद 262 के अंतर्गत नदी जल विवाद को पढ़ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी नदियां हैं तो उनके बारे में दो राज्यों में विवाद चलता रहता है। और अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये बहुत ही सभी जितने भी अनुच्छेद हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं और इनको 2-3 बार पढ़ोगे तो सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद क्या होता है, जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री जी हैं और जैसे कि राज्य के जो होते हैं हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, तो राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री बैठते हैं। ठीक है, और केंद्र से स्तर पर जो अध्यक्षता करते हैं वो प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो उसी को कहते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, जो राज्य के होते हैं सभी मुख्यमंत्री बैठते हैं इस परिषद में और जो केंद्र के जैसे कि प्रधानमंत्री जी हैं वो इनकी बैठक करते हैं। ठीक है, इसे ही कहते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 में इसे कहा गया है। और अनुच्छेद 266 के अंतर्गत 67, ये दोनों को एक साथ ही पढ़ सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 263 में जो 66 है उसके अंदर संचित निधि है। ठीक है, संचित निधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 266 के अंतर्गत। और आकस्मिक निधि, ये क्या होता है? आकस्मिक निधि जैसे कि ये अचानक से जब मतलब बिल कोई पास किया जाता है तो उसके लिए जो अचानक से खर्चे होते हैं उसके बारे में आकस्मिक निधि के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि संचित निधि को यदि आपको मतलब कुछ खर्चे निकालने होते हैं तो संसद से मतलब पास कराना होता है। और आकस्मिक निधि के लिए पूर्व सहमति जरूरत नहीं होती, लेकिन जब खर्चे हो जाते हैं उसके बाद जो है सहमति लेनी पड़ती है संसद की। ठीक है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग को पढ़ते हैं। वित्त आयोग क्या है? वर्तमान में जैसे कि वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं वित्त आयोग के वो एन.के. सिंह हैं। ठीक है, 14वें जो थे वो वाई.बी. रेड्डी थे और 15वें एन.के. सिंह। ठीक, ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये अनुच्छेद 280 तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या है, तो वित्त आयोग। ठीक, और आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 312 अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं रखी गई हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, ये ऐप जो है ऐप का इंडिकेट फॉरेस्ट सर्विस है, ना कि एक होता है आईएफएस और इसे कहते हैं फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस जो है उसको अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, इन तीनों को ही अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत रखा जाता है। भारतीय विदेश सेवा है इसको इसके अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत जैसे कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 315 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार अच्छा रिवीजन कर लें इसके बारे में। जैसे कि अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के कोई भी विषय है उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है तो उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है। 262 में नदी जल विवाद, 63 में अंतर्राज्यीय परिषद और 66 संचित निधि, 266 के अंतर्गत संचित निधि और 266 में संचित निधि और 267 में आकस्मिक निधि, 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, 312 में अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, 315 में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जिसके वर्तमान में जी सतीश रेड्डी नहीं, वो जोशी साहब हैं। ठीक है, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष। और हाँ,
हालांकि ये बदलते रहते हैं, जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं वो बदलते रहते हैं। और निर्वाचन आयोग को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 324, वर्तमान में निर्वाचन उत्तर प्रदेश में निर्वाचन होने वाले हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है और इसका गठन जो हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और जैसे कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उससे एक दिन पहले इसका गठन हुआ था और इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एससी और एसटी और आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, इनके एससी मतलब शेड्यूल कास्ट होते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, एवं एसटी शेड्यूल ट्राइब, मतलब जैसे कि जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीयों के बारे में प्रावधान के बारे में अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332, इनको दोनों के बारे में ही, जैसे कि दोनों हैं। ठीक है, अनुच्छेद 330 और 32, इसमें लोकसभा में आरक्षण और इसमें विधानसभा में आरक्षण। एससी और एसटी जो होते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दोनों को ही अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में आरक्षण और अनुच्छेद 332 के अंतर्गत विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इससे इनके साथ भेदभाव न किया जाए, इसलिए मतलब आरक्षण दिए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 335 के अंतर्गत सेवाएं, पद एवं विशेष आरक्षण, जो एससी और एसटी हैं इनको विशेष सेवाएं और पद एवं विशेष आरक्षण के बारे में अनुच्छेद 335 में बताया गया है। और अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अगर पूछा जाए तो एससी आयोग के बारे में, जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट है इसके बारे में, मतलब अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, पूरे आयोग के बारे में अनुच्छेद 338 में बताया गया है। और अनुच्छेद 338A, एक CDS का पेपर हुआ था 2020 में नवंबर में CDS पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था अनुच्छेद 338 से, अनुच्छेद 338 में कौन सा प्रावधान किया गया है। तो 4 विकल्प थे उसमें, जैसे एससी आयोग, एसटी आयोग और ओबीसी आयोग, ये 4 तरह के पूछे गए थे, तो उसका आंसर था एसटी आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333, इसके अंतर्गत क्या है, दोनों एक जैसे ही प्रावधान है। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 331 में लोकसभा में और अनुच्छेद 333 में विधानसभा में, दोनों में, जैसे कि अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण है और अनुच्छेद 333 के अंतर्गत विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण है। एक का डिफरेंस है, जैसे कि ऊपर जो है लोकसभा विधानसभा में 330 और 32 के अंतर्गत एससी और एसटी के बारे में बताया गया था, उसी प्रकार से 31 और 33 के अंतर्गत लोकसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन के बारे में आरक्षण किया गया है। ठीक है, हालांकि वर्तमान में जो एंग्लो इंडियन है, अनुच्छेद 104 में जो संविधान संशोधन हुआ था अभी 2020 में, उसके अंतर्गत जो लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन का पद मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, अब उनको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत ओबीसी आयोग के बारे में बताया गया है, जो कि अदर बैकवर्ड क्लास होती है, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी आयोग का वर्णन अनुच्छेद 340 में किया गया है। और राजभाषा के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो भारत के, जो हमारे हिंदी है भारत की राजभाषा, जिसे राजभाषा कहते हैं, अनुच्छेद 343 में इसको रखा गया है और ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपात उपबंध, जो कि हमारे संविधान में 3 तरह की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ठीक है, 52, 56 और 60 तीनों को बारी बारी से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 352 में कहा गया कि राष्ट्रीय आपात, और अनुच्छेद 356 में कहा गया राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। जैसे कि राष्ट्रीय आपात क्या होता है, जैसे कि
कोई बाहर का देश है, जैसे कि पाकिस्तान हुआ या चाइना हुआ, युद्ध कर देते हैं, वायु आक्रमण कर देते हैं, तो युद्ध शुरू हो जाता है। तो उसके लिए पूरे देश में ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाती है और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उसे पढ़ते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 356 में अगर पढ़ें, जैसे कि राष्ट्रपति शासन होता है। राष्ट्रपति शासन, यदि कोई राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाती है और राज्यपाल की सिफारिश पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 356 में इसे पढ़ते हैं और इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं और संवैधानिक आपात भी कहा जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इसे पढ़ते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 360 में अगर पढ़ें तो वित्तीय आपात, जो वित्तीय आपात है, जैसे कि कोरोना वगैरह लगा था अभी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो कोई बीमारी या कोई महामारी आ जाती है तो वित्त पर बहुत ही मतलब असर पड़ता है, तो इस कारण जो है वित्तीय आपात की घोषणा कर दी जाती है। अभी तक ये हमारे देश में एक बार भी नहीं लगाया गया है, बहुत ही अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, और जैसे कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपात। ठीक है। और 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात। ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और तीनों कई बार पूछे जा चुके हैं। जो एग्जाम्स होते हैं उनमें कई बार पूछे जा चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, संविधान संशोधन। जैसे कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई और ये भाग 20 में, भाग जो 20 है उसमें रखा गया है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन किए जाते हैं। ठीक है। जैसे प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इस प्रकार से जितने भी संशोधन होते हैं उनको अनुच्छेद 368 के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि भाग 12 और अनुच्छेद 300 का भाग 12 में जो भाग 12 का है, मतलब एक आर्टिकल है, तो भाग 12 और अनुच्छेद 300 के अंतर्गत मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अनुच्छेद 300 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार था पहले 7वां, संपत्ति का अधिकार, उसको संपत्ति का कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। और ये पढ़ लेते हैं, अलग से फैक्ट मैंने लिख दिया है इसमें कि किसमें कितने विषय, जैसे कि सूचियाँ हैं, 3 सूचियाँ होती हैं। ठीक है। जैसे कि जो हमारी केंद्र है, ठीक है, संघ है, संघ में राज्य और केंद्र की शक्तियाँ जो होती हैं वो बांट दी जाती हैं कि कौन सी शक्तियों पर राज्य सरकार अपना कानून बनाएगी और कौन सी शक्तियों पर केंद्र सरकार अपना कानून बनाएगी। ठीक है। तो संघ सूची जो होती है उसमें 100 विषय रखेंगे जिन पर जो है संघ सूची मतलब केंद्र सरकार जो है अपना कानून बना सकती है। और राज्य सूची है, उनमें से 61 विषय, राज्य सूची में 61 विषयों को रखा गया है जिन पर जो है राज्य सरकार अपना कानून बना सकती है। और जो समवर्ती सूची है उसमें 52 विषय रखे गए हैं। जैसे कि समवर्ती सूची में उस प्रकार, जैसे कि केंद्र सरकार है और राज्य सरकार दोनों ही समवर्ती सूची के विषयों पर अपना कानून बनाती है। लेकिन जैसे कि यदि कोई विषय है, ठीक है, उस पर अगर केंद्र और राज्य सरकार पर दोनों का विवाद हो जाता है तो जो केंद्र सरकार होती है उसका जो फैसला होता है वो मान लिया जाता है, क्योंकि तो इस प्रकार से हमने संविधान के जो जितने भी अनुच्छेद थे सभी को पढ़ लिया है। और संघ सूची में इसमें 100 विषय रखे गए हैं, राज्य सूची में 61 और सम्मति सूची में 52। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जितने भी अनुच्छेद थे सभी को पढ़ लिया है और इनको 2-3 बार पढ़ने पर सभी अनुच्छेद याद हो जाएंगे। ठीक है। कम से कम इस वीडियो को 2-3 बार देखो तो 100% याद हो जाएंगे। ठीक। और मैं जो इसके फ़ोटो थे इनको मैं एक PDF के रूप में लगा दूंगा इसमें और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे लाइक करें, शेयर और कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आगे जो है मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। और इसका जय हिंद, वंदे मातरम।